नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार का जुगाड़ क्लासेस। उम्मीद है कि आपका दीपावली अच्छा रहा होगा और बहुत सारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये साल हरा हमें नौकरी लगाना है, उनके लिए थोड़ा बहुत बोरिंग रहा होगा। क्योंकि जब हाथ में नौकरी नहीं होता है, हाथ में पैसा नहीं होता है, घर का तकलीफ इंसान देखता है, तो सोचता है ये तकलीफ को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और इस तकलीफ को दूर करने का इकलौता जो उपाय है, जो सबसे आसान उपाय है, वो है सरकारी नौकरी ले लेना, जितना जल्द हो सके। और उम्मीद करते हैं आप लोग इसी सोच के साथ ये जो है बेरोजगार होने के लिए ये आखिरी दिवाली है और कोशिश कर सकते हैं आप लोग कि अगले साल जो दीपावली मनाएं वो छुट्टी में आके मनाएं। छुट्टी मिले ना मिले कोई बात नहीं, बस पैसा समय समय मिलना चाहिए और घर का जो भी तकलीफ है वो दूर होना चाहिए। आज हम लोग ये प्रण लेते हैं कि ये जो दिवाली है, अब जो जितने भी व्यूअर हैं, ये आखिरी बेरोजगार रहते हुए दिवाली है और अगले जो दीपावली मनाएंगे, ईद मनाएंगे, छठ मनाएंगे, जो त्योहार आपका मनाना है, जिस धर्म का त्योहार आपको मनाना है, वो अपने धर्म का त्योहार मनाइए अपने परिवार के साथ, अपनी खुशियों के साथ। तो इसी सोच के साथ हम करंट अफेयर का दौर जो जारी था वो जारी रखते हैं। और आज जो है आपका स्टैटिक जीके, जिसको आप फोक डांस कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं, इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। पहले करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जैसा कि आज का डेट है आपका 23 अक्टूबर तारीख है, तो आज हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, पहला सवाल एक संस्था से है जो बहुत पावरफुल संस्था है सर भारत का। इसको शॉर्ट में कहते हैं फिक्की, FICCI। FICCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अध्यक्ष यानी चेयरमैन, अध्यक्ष यानी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो पहले मान के चले, इसको हम मान के चलते हैं, इसका आंसर हम पता कर लेते हैं कि फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांता पांडे, डॉक्टर वी नारायणन, ज्ञानेश कुमार और अनंत गोयनका। इसका जो आंसर है वो है अनंत गोयनका। इसका जो आंसर है वो है अनंत गोयनका। चलिए हम देखते हैं फिक्की जो है वो कितना पावरफुल संस्था है, आखिरकार फिक्की होता क्या है। और बाकी जो तीन नाम नजर आ रहा है, ये तीन नाम नजर आ रहा है यार, सर ये तीनों कोई आम नाम नहीं है, ये तीनों भी किसी ना किसी विभाग के क्या है? अध्यक्ष है, किसी ना किसी संस्था के अध्यक्ष है। इसीलिए तीनों नाम सोच समझ के लिया गया है, ऐसा नहीं कुछ भी नाम दे दे, ताकि आपको ये नाम के साथ साथ आपको ये तीन नाम भी याद रहे आखिरकार ये तीन नाम कौन कौन है। और इसमें बहुत सारा जो व्यूअर होंगे उनको पता होगा, तीन में किसी को तीन नाम पता होगा कि किस संस्था के चेयरमैन है, या दो पता होगा, कम से कम एक तो पता होना ही चाहिए आप सबको कि तीन में कौन एक है जो किसी ना किसी संस्था के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अनंत गोयनका। चलिए हम देखते हैं फिक्की संस्था करता क्या है। फिक्की संस्था करता क्या है? फिक्की से बहुत सारा सवाल आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिक्की से। तो पहले हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेंगे फिक्की, और इसका बाद में करेंगे शॉर्ट, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री स्थापना हुआ था इसका, स्थापना हुआ था 1927। यानी आप बोल सकते हैं ये संस्था कोई आम संस्था नहीं है, ये WHO UNO इस सबसे बहुत पुराना संस्था है जिसकी स्थापना हुआ था 1927 में। मुख्यालय यानी इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? वो है आपका नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। और यार इसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर, संस्थापक GRD बिरला। यानी आप बोल सकते हैं घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये संस्थापक थे, ये संस्थापक थे फिक्की का। तो फिक्की का पूरा नाम पता चल गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना कब हुआ था? 1927 में, यानी आजादी से कई साल पहले, यानी आप बोल सकते हैं आजादी से ठीक 20 साल पहले स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? नई दिल्ली है। और संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला, जिसको आप GD बिरला भी बोलते हैं, और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। अब ये संस्था करता क्या है? अब इस आपको पता है इस संस्था का जो स्थापना जो था, स्थापना की प्रेरणा, इंस्पायर कौन किया था? वो थे महात्मा गांधी। वो कौन थे? महात्मा गांधी। यानी इस संस्था की स्थापना हुआ है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। लेकिन ये जो स्थापना हुआ है संस्था, वो किसके निर्देश में हुआ है? वो हुआ है महात्मा गांधी के निर्देश से। अब ये संस्था का उद्देश्य क्या था? मान चलिए आपको पता है सर 1927 के दशक में
या 1920-30 के दशक में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। तो अंग्रेज से हम लोग राजनीतिक लड़ाई तो कर रहे थे कि हमको राजनीतिक आजादी चाहिए। राजनीतिक मतलब होता है कि सरकार मेरा रहेगा, अधिकार संविधान सब हम लोग के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि राजनीतिक आजादी तो हम मांग सकते हैं, लेकिन हमको क्या है, आर्थिक आजादी भी चाहिए। जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, कभी भी उस पर टैक्स लग जाता है, किसी का भी लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सरकार और उद्योग के बीच एक तरह का मेल जुला का काम करे। और वो काम किया कौन? वो काम किया था फिक्की। यानी फिक्की अगर वर्तमान स्वरूप देखा जाए, फिक्की का काम क्या है कि जितना भी उद्योग है और सरकार के बीच एक तरह का सेतु काम करे। यानी उद्योग को अगर किसी तरह समस्या आ रही है तो फिक्की के माध्यम से वो भारत सरकार को क्या करेगा, ध्यान पहुंचाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जितने भी उद्योग है, जितने बड़ा बड़ा उद्योग है, उसको लगता है कि जीएसटी का जो दर है वो इन उद्योग के लिए बहुत घाटे साबित हो रहा है, तो वो भारत सरकार से मिलेगा, कौन? फिक्की, और बात करेगा कि उद्योग में क्या क्या चुनौती आ रही है, क्या क्या चुनौती नहीं आ रही है। तो यानी बेसिकली आप बोल सकते हैं कि फिक्की भारतीय उद्योग का एक संस्था है जो भारत सरकार और उद्योग के बीच सेतु काम करती है। यानी भारी उद्योग को जो भी समस्या आती है, जो भी चुनौती आती है, तो सरकार को अगर बताना है तो किस माध्यम से बताएगा? तो उस संस्था का नाम है फिक्की, वो संस्था का नाम है फिक्की। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि, और उस समय ये दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, खैर बिरला तो अभी भी है, पूरा इनका पूरा शॉर्ट में नाम था जीडी बिरला, और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ये दोनों उस जमाने के बहुत बड़े उद्योगपति थे। तो महात्मा गांधी कहना था कि राजनीतिक आजादी तो हम मिल जाएगा, लेकिन आर्थिक आजादी कैसे मिलेगा? मान के भारत आजाद हो गया तो आपका जो उद्योग है, स्टील उद्योग है, आपका बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? अभी जो पार्टनरशिप हो रहा था अंग्रेज के साथ हो रहा था, अंग्रेज नहीं रहेंगे तो आपका क्या हुआ, क्या नहीं होगा? इसके लिए घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने क्या किया था? फिक्की की स्थापना किया था। स्थापना कब हुआ? 1927 में। किसके प्रेरणा लेकर? महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था दोनों को कि एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो सरकार और उद्योग के बीच क्या करे, सेतु काम करे। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी को जो गोली मार के हत्या किया गया था 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, आपको पता है वो बिल्डिंग का नाम क्या था जहां नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारा था? जहां नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारा था, उनका नाम था बिरला भवन। वो बिल्डिंग का नाम क्या था? बिरला भवन था, जो वर्तमान में गांधी स्मृति हो गया है। वर्तमान में इस बिल्डिंग का नाम रख दिया गया है गांधी स्मृति। तो यार ये सर, यहीं से कहा जाता है सर, शाम में 5 बजे वो आरती के लिए गए थे, कहाँ? बिरला भवन में। और समय था ठीक 5:17, अगर आप विकिपीडिया कीजिएगा तो एग्जैक्ट टाइम यही रहेगा। शाम का 5:17 को नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारा था। 3 गोली मारे थे, किसको? महात्मा गांधी को। कब मारे थे? 30 जनवरी 1948 को। तो कौन मारा था ये तो जग जाहिर है, लेकिन कहाँ मारा था? उनका अंतिम जो यात्रा था वो कहाँ से निकला था? वो आंसर है आपका कौन? बिरला भवन। कहाँ? नई दिल्ली में था। और वर्तमान में इसका नाम क्या रह गया? बिरला भवन, जहां गांधी जी को गोली मारा गया था, उसका वर्तमान में बिल्डिंग के नाम रख गया गांधी स्मृति। स्मृति मतलब आपको समझ में आ रहा है कि याद, स्मृति मतलब आपको याद आता है कि याद। तो उम्मीद करते हैं ये फिक्की आपको समझ में आया होगा। तो फिक्की के वर्तमान में कौन है? तो याद रखना है अनंत गोयनका। अनंत गोयनका वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। अब चलिए बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। तुहिन कांता पांडे, ये किसके हैं जल्दी बताइए? ये है सेबी के। ये जो है चेयरमैन किसके हैं? सेबी के। आपको पता है सर, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों कंट्रोल करता है। कौन है? वो है सेबी। नाम क्या है? तुहिन कांता पांडे। और वी नारायणन किसके अध्यक्ष हैं? तो वो है इसरो के। वो किसके चेयरमैन है? वो है इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। कौन? वी नारायणन। ज्ञानेश कुमार कौन है? तो ये है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, जिसको आप बोल सकते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है। कौन? ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बोल सकते हैं। यानी जो 3 ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों सोच समझ के दिया गया है, ताकि जो आंसर है वो तो पता चले, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो भी पता चले। तो चलिए इसे रिवीजन कर ले। तुहिन कांता पांडे किसके अध्यक्ष हैं? सेबी के। डॉक्टर वी नारायणन किसके अध्यक्ष हैं? इसरो के। ज्ञानेश कुमार किसके अध्यक्ष हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग के। और अनंत गोयनका किसके अध्यक्ष हैं? तो भाई साहब फिक्की के। तो उम्मीद करते हैं फिक्की का पूरा नाम आपको याद हो रहा होगा, स्थापना कब हुआ इसको याद रखा होगा, संस्थापक कौन थे ये याद रहा होगा, और स्थापना की प्रेरणा किससे ली? महात्मा गांधी से लिए, याद रहा होगा। महात्मा गांधी को गोली किस बिल्डिंग में मारा गया था? उनकी अंतिम यात्रा जो थी वो कहां से निकाला गया था? तो भूलना नहीं है, बिरला भवन। और कब मारा गया था गोली? 5:17 संध्या को मारा गया था, जब वो संध्या आरती के लिए जा रहे थे। और वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया? गांधी स्मृति। तो आराम से इस सवाल को देख लीजिए, आराम से इस सवाल को देख लीजिए। इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम नहीं भेजा गया था क्योंकि कीड़ा के कारण पीडीएफ डिलीट हो गया था। चलिए बात है दूसरा सवाल पर।
चलिए अब आते हैं दूसरा सवाल पर। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां प्रस्तावित है? प्रस्तावित मतलब रिकमेंडेशन, सिफारिश किया गया है कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो यहां होना चाहिए। ये भारत का शहर है तो बहुत बड़ी बात है सर कि कॉमनवेल्थ गेम, इसमें लगभग 56-57 देश भाग लेते हैं, वो सब भारत आएंगे। तो बताइए सर, टूरिज्म कितना बढ़ेगा, उद्योग कितना बढ़ेगा, भारत का नाम दूर दूर तक फैलेगा। तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कौन से शहर में प्रस्तावित है? प्रस्तावित मतलब रिकमेंडेशन, सिफारिश किया गया है कि 2023 का जो कॉमनवेल्थ गेम होना चाहिए यहीं पर होना चाहिए। तो नई दिल्ली में जनसंख्या को पता है चरम पे है, ठीक है। कोलकाता में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम जैसा गेम हो सके। मुंबई तो खैर कहना ही नहीं है। तो इकलौता शहर बचा जिसमें बड़ा बड़ा स्टेडियम है, वहां इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा होटल है, रोड साफ सुथरा है, जनसंख्या नाम मात्र का है। तो वो कौन है? वो है आपका अहमदाबाद। यानी कोशिश किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो कहाँ होगा? वो अहमदाबाद में होगा। वो कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। चलिए हम देख लेते हैं किसके बारे में, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, वेल्थ गेम्स के बारे में। इसकी जो शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो हुई थी 1930 में। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 1900 कब हुई थी? 1930 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? हैमिल्टन, हैमिल्टन में हुई थी। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? कनाडा। यानी अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन। कहाँ पड़ता है? कनाडा में। और भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में कब भाग लिया था? 1934 में। यानी आप बोल सकते हैं कि जब 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो रहा था उसमें इंडिया ने भाग नहीं लिया था। पहली बार इंडिया ने भाग लिया था कब? 1934 में। और आपको बता दें ये प्रत्येक 4 साल में होता है। ये प्रत्येक 4 सालों में होता है। प्रत्येक 4 सालों में होता है। जिस तरह ओलंपिक होता है, जिस तरह ओलंपिक होता है, ओलंपिक भी प्रत्येक 4 साल में होता है, उसी तरह कॉमनवेल्थ गेम भी कब होता है? प्रत्येक 4 सालों में होता है। और ये पहली बार कब हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। और भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1934 में भाग लिया था। और 2030 का कहां बोलने की सूचना घोषणा की गई है कि होना संभावना है, वो कौन है? अहमदाबाद। अब देखते हैं क्या आज तक भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ है कि नहीं हुआ, कि पहली बार अहमदाबाद में 2030 में होगा। तो आपको बताते चलें कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भारत में 2010 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। बहुत बड़ा बड़ा स्टेडियम बनाया गया था सर, लोगों के रहने के लिए नया नया होटल बनाया गया था। और उसमें बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनवेल्थ घोटाला 2010 का। उस समय याद है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी, उनपे बहुत सारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था कि कॉमनवेल्थ का गेम्स का आयोजन करने के लिए बड़ी बड़ी मात्रा में स्टेडियम बनाया गया है और स्टेडियम में दिखाया गया है कि ज्यादा पैसा लगा है, जबकि पैसा जो लगा था वो कम लगा था। तो ये तो भारत में होता ही है सर, हर अपॉर्चुनिटी में कहीं ना कहीं हम लोग ढूंढ लेते हैं कैसे पैसा बचाया जा सकता है। तो 2023 का जो कॉमनवेल्थ गेम का जो आयोजन हो सकता है वो कहाँ हो सकता है? अहमदाबाद। अगर अहमदाबाद में अगर होगा तो समझ जाइएगा सर ये भारत में दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। क्योंकि पहला कब हुआ था? 2010 में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और 2030 का कहाँ होगा? आपका होगा अहमदाबाद में। और पहली बार आयोजन कब हुआ था? 1930 में, हैमिल्टन कनाडा में। तो आपको बता दें सर कि आपको कितना साल में होता है? प्रत्येक 4 साल में होता है। तो 2022 का जो हुआ था वो हुआ था बर्मिंघम में, बर्मिंघम घम में हुआ था। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में है। बर्मिंघम कहाँ है? वो इंग्लैंड में है। और फिर 4 साल जोड़िए 2026, ये कहाँ होगा? ग्लासगो, ग्लासगो। ये कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में पड़ता है। और 2030 का उम्मीदता कहाँ होगा? वो अहमदाबाद में होगा। कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा। तो प्रत्येक 4 साल है तो देख लीजिए 4 साल हो गया। 2022 का कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 2030 का अहमदाबाद में होगा अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये है कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास। ये है कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास। तो बताइए कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई। कहाँ से? जल्दी बताइए। हैमिल्टन खूब आया है सर, आप घर जाके देखिए प्रीवियस कि कॉमनवेल्थ का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और प्रत्येक कितने साल में होता है? प्रत्येक 4 साल में होता है। और पहली बार भारत ने कब भाग लिया? 1934 में भाग लिया। क्या आज तक कॉमनवेल्थ गेम जो है भारत में हुआ? बोले हाँ हुआ है 2010 में, लेकिन उस समय घोटाला शिकार हो गया था, नई दिल्ली में हुआ था। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड, 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड, 2030 में अहमदाबाद, 2030 में अहमदाबाद। और आपको ये बताना है कि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है?
आपसे कमेंट बॉक्स पे एक सवाल हम सोचते हैं कि आपको दे दिया जाए, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? जो भी स्टूडेंट है सर प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें, आप सर्च करें। अगर आपको पता नहीं है, 99% बच्चा को पता नहीं है तो कोई बात नहीं सर, ना जानने में कभी भी बेशर्मी महसूस नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ना जानने की इच्छा में जरूर बेशर्मी है, सर बोल दिए तो बोल दिए, हमको क्या मतलब है, आता कौन सा एग्जाम में है सर, रिस्क नहीं लेना है। अब आपको पहले ही बोल दिए सर कि ये आपका बेरोजगार के रूप में, बेरोजगारी के रूप में ये आखिरी दिवाली होना चाहिए। इसके बाद हर दिवाली में आप परिवार के साथ आए नहीं आए, लेकिन पैसों की कोई कमी होनी नहीं चाहिए, बस ये हमेशा याद रखिएगा। तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जल्दी से इस सवाल को देख लीजिए, जल्दी से इस सवाल को आप लोग देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल को देखिए, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत को ये सवाल आता होगा क्योंकि बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, एग्जाम में खूब आता है कि वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वो है, इसका आंसर है वो है आपका 16 अक्टूबर, वो है इसका आंसर क्या है, 16 अक्टूबर। अब सवाल आता है कि संस्था के द्वारा मनाया जाता है, कब से आरंभ हुआ है, क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य क्या है? चलिए हम सब जानते हैं। किसका? विश्व खाद्य दिवस का। विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है आपका कब? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब सवाल आता है किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, तो इस संस्था का नाम है FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था का नाम है, ये संस्था का नाम है, बोल सकते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है। और आपको पता है, अगर इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो 16 अक्टूबर क्यों होगा, इसका आंसर पता चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1927 में। ये जो हुआ था 16 अक्टूबर 1945, सॉरी 16 अक्टूबर 1945 में। तो आप खुद बताइए कि 16 अक्टूबर 1945 में ये बना था, इसीलिए सर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। तो बताइए फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय इसका है आपका रोम, रोम में इसका मुख्यालय है, जो कि इटली की राजधानी है, जो कि किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है। तो उम्मीद था आपको समझ में आया हो कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, इसीलिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है आखिरकार, क्या उद्देश्य है कि विश्व खाद्य दिवस मनाए? अब खुद सोचिए सर, ठीक है। विश्व में पूरी तरह भूखमरी को समाप्त करना, भूखमरी को क्या करना? समाप्त करना। किसी भी देश में किसी भी इंसान के प्लेट से खाना समाप्त ना हो और उसे पोषण युक्त खाना मिले, पोषण युक्त खाना मिले, ये उद्देश्य रहता है, ये उद्देश्य रहता है किसका? आपका खाद्य एवं कृषि संगठन का, इसीलिए मनाता है विश्व एवं खाद्य दिवस। और चलिए इसके स्थापना के पीछे आपको कहानी बताते हैं कि FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। और आपको पता है सर कि द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, विश्व युद्ध हुआ, वो हुआ आपका 1939 से 1945 के बीच, जिसमें कई सारे देश तबाह हो गए थे, जिसमें कई सारे देश तबाह हो गए थे सर। कई सारे ऐसे देश थे जिसका खेत बर्बाद हो गया था, परमाणु बम के कारण, युद्ध के कारण खेतों में अनाज नहीं है, देशों में अनाज नहीं है, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, जानवर के साथ साथ इंसान भी मर रहे थे। तो उसकी जरूरतों को दूर करने के लिए एक संगठन बना जिसका नाम है FAO, फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, उनके जो लोग हैं, उनको कम से कम न्यूनतम जो पोषक युक्त खाना है, चावल दाल कम रोटी है, हम चिकन मटन का बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम जो मिनिमम जो पोषक युक्त खाना है वो प्रोवाइड किया जा सके। यही उद्देश्य है किसका? FAO का। और यही उद्देश्य के कारण विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और इसका जो उद्देश्य है, एम है जो सर 2025 के विश्व खाद्य दिवस का अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एम नहीं लिखा रहे हैं कि आखिरकार विश्व खाद्य दिवस 2025 का क्या उद्देश्य था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर को। और साल कब है? 1945 का। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। और विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? भुखमरी को समाप्त करना, पोषण युक्त खाना मिले। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद कई सारे देश में खाना का किल्लत था, खेत बर्बाद हो गए थे, लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा था। तो इस संस्था वैसे वैसे देश जिसको खाना नहीं है वो प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल्दी से सवाल देख लीजिए, जल्दी से सवाल देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैश्विक भूख सूचकांक, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। वैश्विक भूख सूचकांक इंग्लिश में कहते हैं GHI। GHI का पूरा नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कितने स्थानों पर रहा? भारत कितने स्थानों पे रहा? 101, 102, 103, 104। ये बहुत अच्छा सवाल है सर कि भारत में जो पोषण युक्त खाना मिलता है, भूखमरी का जो शिकार हो जाता है, उस सब में भारत का स्थान कितना है? उस सब में भारत का स्थान कितना है? तो अगर ये सवाल आपको पता है तो मुबारक हो, आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा चल रहा है। अगर नहीं पता है तो सर बहुत दिक्कत वाला बात है, बहुत दिक्कत वाला बात है। ये सवाल आपको आना चाहिए हर हाल में। इसका जो आंसर है वो है 102। इसका जो आंसर है 102। अब सवाल आता है कि सर 102 जो रैंकिंग है वो क्या है? अच्छा रैंकिंग है, खराब रैंकिंग है? तो आपको बता देते हैं सर कि विश्व भूख सूचकांक जो है 123 देशों पर निकाला गया था। 123 देश का आंकड़ा निकाला गया था। उसमें भारत का जो स्थान है वो है 102, यानी नीचे से, यानी पहला जो है वो सबसे अच्छा है, दूसरा जो सबसे अच्छा है, और 123 पे जो रहेगा वो सबसे खराब है। यानी वो देश जो है अपने लोगों को, अपने बच्चों को पोषण युक्त खाना भी नहीं दे पा रहा है। यानी आप बोल सकते हैं भारत बहुत पीछे है। यानी 123 देश में 102 नंबर है भारत का। और आखिरी जो नंबर है 123वां जो नंबर है वो है सोमालिया। वो कौन है? सोमालिया, जहां पर खाना की स्थिति बद से बदतर है। वहां लोग मारा मारी करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, किसके लिए? खाना के लिए। आप सोच सकते हैं कितना गरीब देश है। और भारत का स्थान बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि 2024 में भारत का स्थान 105वां था। भारत का स्थान कितना था? 105वां। उससे थोड़ा सा परफॉर्म किया है भारत, बढ़िया किया है। वो कितना पर आ गया है? 102 पे आ गया है। लेकिन सर बहुत खराब स्थिति है, अभी भी बहुत खराब स्थिति है। यानी 123 देशों में जो भूखमरी का शिकार है, बच्चा को जो पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाता है, उसमें 123 देश में भारत का स्थान क्या है? 102 नंबर। यानी हम लोग से 101 जो देश है वो बहुत आगे है। हम लोग जनसंख्या में 1 नंबर पे हैं। लेकिन देखिए विश्व भूख सूचकांक में देखिए भारत का स्थान कितना है? 102। यानी यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी खाली पेट सोते हैं या कम पोषण युक्त खाना खाते हैं, कम पोषण युक्त खाना खाते हैं। हाँ, ये आप बोल सकते हैं इसमें थोड़ा सा अच्छाई ये है कि 2024 में स्थान क्या था? 105वां था। अब सवाल आता है ये संस्था किस संस्था के द्वारा निकाला जाता है? ये जो सूचकांक है, ये जो सूचकांक जिसको आप इंग्लिश से बोलते हैं इंडेक्स, जिसको आप इंग्लिश से बोलते हैं इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है किस संस्था के द्वारा निकाला जाता है? कौन बताता है कि भारत का स्थान 102 नंबर पे है? कौन बताता है कि सोमालिया जो होगा वो सबसे आखिरी स्थान पे होगा? उस संस्था का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ये संस्था पूछा है कि वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये किस संस्था के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है? उस संस्था का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। सर स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको भी लगा था कि वेल्थ का स्पेलिंग तो WEALTH होता है। हंगर का स्पेलिंग देखिए बीच में H कैसे आ गया? हंगर HUNGER होना चाहिए, उसका लाइफ होना चाहिए, लेकिन फिर H। ये जर्मन नेम है, ये जो है वो जर्मन नेम है, इसीलिए आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत अंतर नजर आ रहा है। तो ये जो वैश्विक भूख सूचकांक है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है? तो 2 NGO मिलकर करता है। एक का नाम क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा का नाम है वेल्थ हंगर लाइफ। वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों मिला के जारी करता है इंडेक्स जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहला स्थान पे जो है बहुत सारी यूरोपियन कंट्री, एस्टोनिया है, लटाविया है, फिनलैंड है, वो पहला स्थान पे है।
आखिरी स्थान पे कौन है, वो है सोमालिया। और कितने देशों पे निकाला गया था, 123 देशों पे निकाला गया था। भारत का स्थान कितना था, 102वां था। 2024 में भारत का स्थान कितना था, 125 था, 105 था। यानी अभी बोल सकते हैं कि भारत की स्थिति मतलब नाम मात्र सुधरा है, नाम मात्र सुधरा है। अभी भी सरकार को जो मिड डे मील जैसा परियोजना है वो और भी विकास करना चाहिए। दूर दूर गांव में जहां स्कूल नहीं है वहां भी आपको मध्याह्न भोजन या दिन भर का जो भी पौष्टिक युक्त खाना है, वो पोषण युक्त खाना है, वो प्रोवाइड किया जाना ही चाहिए। तो जल्दी से सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है सर, एग्जाम में आने की संभावना 100% है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, बड़ा प्यारा नाम है सर, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। यानी एक बात तो समझ में आ रहा है, समुद्र, समुद्र यानी पानी, यानी एक बात तो समझ में आ रहा होगा ये किसके द्वारा किया गया होगा, नौसेना द्वारा किया गया होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेवी। तो इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास 2025 में किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा, किस स्थान, यहाँ ये नहीं पूछा है किस दो देश के बीच में, यहाँ पूछा है किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा। तो आप बताइए सर, समुद्र किसके पास है? ऑप्शन देखिए कितना प्यारा हम सोच के दिए हैं। चेन्नई के पास अपना समुद्र है, बिल्कुल है। पुदुचेरी के पास अपना समुद्र है, बिल्कुल है। गोवा तो खैर अपना बीचेस के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर विशाखापट्टनम, इस चारों के पास समुद्र है। हाँ, अगर ऑप्शन रहता ना कि नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में तो समुद्र नहीं है, तो वहां होएगा नहीं। हाँ, मुंबई में हो सकता था कि मुंबई में भी समुद्र है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका विशाखापट्टनम। अब ये शहर सर बहुत छाया हुआ है, क्योंकि सर आपको पता है गूगल ने अपना एआई लॉन्च जो किया है, हब बनाया है एआई का, $15 बिलियन जो खर्च करेगा वो कहाँ सेटअप कर रहा है, वो विशाखापट्टनम में है। तो ये शहर तो अभी चर्चा में है, ये शहर जो अभी चर्चा में है। तो समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन 2025 में कहाँ होगा, वो है विशाखापट्टनम में, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। जो कहाँ पड़ता है, जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। अब सवाल आता है कि सर ये समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किस दो देश के बीच होगा, ये समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। हाँ, तो ये जो समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास है ये दो देश के बीच में होगा। एक तो भारत पक्का है, भारत, और प्लस इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास ऐसे भी से देखिए सर, भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिया, इंडिया। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंडो लगा हुआ है, तो इंडिया इंडो आप बोल सकते हैं सर। कि समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो भारत इंडोनेशिया के बीच होगा, भारत और इंडोनेशिया के किस स्थान पे होगा, विशाखापट्टनम पे होगा। और जितना भी नौसेना युद्ध अभ्यास है, नौसेना युद्ध अभ्यास है, अभ्यास है, सब हम लिख लेते हैं। क्या रहे सर, हम आर्मी का युद्ध अभ्यास नहीं लिख रहे हैं, एयरफोर्स से नहीं लिख रहे हैं, वही युद्ध अभ्यास लिख रहे हैं जो पानी में होता है, नौसेना के द्वारा किया जाता है। चलिए हम सब लिख देते हैं, सब लिख देते हैं। यार है जो स्टूडेंट नए हैं तो ऑलरेडी बेल आइकन में देखिएगा, वहां पर आ रहा होगा सजेशन में, युद्ध अभ्यास हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप आराम से युद्ध अभ्यास को आप पूरा वीडियो देखिए। जो भी नए स्टूडेंट है, बहुत मेहनत से युद्ध अभ्यास बनाया गया है, और ये भी युद्ध अभ्यास वहां पर मेंशन किया गया था। और आपको वहां जितना भी युद्ध अभ्यास है सबको अलग अलग किया गया है, किस देश के साथ है, किस देश के साथ नहीं है, त्रिपक्षीय है, बहुपक्षीय है या द्विपक्षीय है, सब। तो जो भी नए स्टूडेंट है जो अभी जुड़े हैं, आप आराम से वो वीडियो देखिए, सजेशन में वो वीडियो ऊपर आ रहा होगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको और भी ये क्लास बेहतर समझ में आएगा। तो जितना भी नौसेना युद्ध अभ्यास है ना, हम एक बार सबको रिवीजन कर लेते हैं, एक बार सबको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बात मालाबार युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास लिखते नहीं है, बस हम लिख देते हैं मालाबार। ये आपको पता है सर, 4 देश के बीच, कौन कौन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, और यूएसए जिसको हम लोग क्वाड नेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड मतलब 4 होता है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो नौसेना युद्ध अभ्यास है, किसके बीच हुआ, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, और चारों को मिला के क्या बोलते हैं, क्वाड नेशन। क्योंकि आपको पता है एसएससी सीजन 2022 से पूछा है क्वाड नेशन में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए शामिल है। चलिए और हम देखते हैं, और युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। वरुण, यानी वरुण भी जो युद्ध अभ्यास होगा वो क्या होगा, नौसेना युद्ध अभ्यास होगा। ये है भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में। ये अगला सिम्बेक्स, सिम्बेक्स। तो सर याद रखना है, ऐसा एस से हो गया सिंगापुर, और आई से हो गया आपका इंडिया, और एम से हो गया मिलिट्री, और बी से हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये है आपका सिंगापुर और भारत, सिंगापुर और भारत। एक है आपका सिलीनेक्स, सिलीनेक्स।
तो SL से हो गया श्रीलंका, IN से हो गया इंडिया और EX से हो गया एक्सरसाइज। तो क्या है इसका आंसर होगा श्रीलंका और भारत। तो सर ये याद करना बहुत आसान है कि श्रीनेक्स जो है वो श्रीलंका भारत में है, भारत के बीच होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है पूछेगा श्रीनेक्स जो युद्ध अभ्यास है जो श्रीलंका और भारत के बीच होता है ये कैसा युद्ध अभ्यास है। ये आर्मी युद्ध अभ्यास है यानी सैन्य अभ्यास है, दूसरा ये वायुसेना युद्ध अभ्यास है, तीसरा ये नौसेना अभ्यास है। तो क्या बोलना है, ये नौसेना युद्ध अभ्यास है, ये नौसेना युद्ध अभ्यास है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। समूह शक्ति युद्ध अभ्यास 2025 में किस दो देश के बीच होगा, पहले दो देश का नाम याद रखना है, भारत और इंडोनेशिया। कहाँ पे होगा, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे होगा, विशाखापट्टनम में। और किस स्थान पे होगा तो समझ में आ गया। और जितना भी नौसेना युद्ध अभ्यास है सबको यहाँ पर मालाबार, वरुण, सिम्बैक्स और श्रीनेक्स। और याद है सर इससे पहले जो करंट अफेयर का क्लास अपलोड किया गया था वहां पर ये सवाल बताया गया था कि गूगल ने $15 बिलियन से कहां पर अपना भारत में स्थापित करेगा, वो आपका विशाखापट्टनम। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गूगल की संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ गूगल। ये आपको कमेंट बॉक्स में आज बताना है। आप सब हर दिन सर कभी ना कभी गूगल का इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं गूगल का। तो कम से कम जो प्रीवियस सवाल है कि गूगल के संस्थापक 2 इंसान थे, तो आपको क्या करना है, दोनों का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गूगल, गूगल के संस्थापक कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, हर हाल में देना है, हर हाल में देना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, इस सवाल को आप अच्छे से देख लीजिए। हाँ, छठा नंबर देखते हैं, छठा नंबर आपको देखते हैं। ये राष्ट्रपति का है, ये नियुक्ति से सवाल है। आपको पता है सर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से एक सवाल तो पक्का आता है। माइकल रेंडिया निरिना, ठीक है, माइकल रेंडिया निरिना हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने, तो माइकल रेंडी निरिना याद रखना है। तो ऑप्शन प्लीज, तो दक्षिण अफ्रीका, केनिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। अगर आप गौर से देखिएगा चारों जो देश है, चारों देश जो है अफ्रीका महादेश में आता है, चारों दो देश है वो अफ्रीका महादेश में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइकल रेंडी निरिना हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने, तो इसका आंसर जो है वो है मेडागास्कर। यानी मेडागास्कर में नया राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें बने हैं माइकल रेंडी निरिना। और यार ऐसे राष्ट्रपति ने, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके इनको धन्यवाद दिया है, बाकायदा ट्वीट करके इनको धन्यवाद दिया गया। ये दुनिया में चलता ही है सर कि किसी भी देश के नए राष्ट्रपति बनते हैं, नए प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हर देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो उन्हें बधाई संदेश देते हैं, एक तरह का म्यूचुअल रिस्पेक्ट बताने के लिए, साझे इज्जत देने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, मेडागास्कर, मेडागास्कर। अगर हम अफ्रीका महादेश का फोटो बनाए, अगर अफ्रीका महादेश का हम फोटो बनाए, रफली बनाए, फोटो बनाए, तो अफ्रीका महादेश का जो फोटो लगभग जो है वो आपका इसी तरह है, वो अफ्रीका महादेश का जो फोटो है इसी तरह है। ये अफ्रीका महादेश है, ये क्या है, अफ्रीका महादेश है, ठीक है। और यहाँ पर है मेडागास्कर, यहाँ पे जो एक आइलैंड है इसी का नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर ये। और आपको पता है सर यहाँ पूरा हिंद महासागर है, यहाँ जो है वो जो पानी है वो कौन समुद्र है, वो आपका यहाँ पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो आपको लोकेशन ही बता दिया गया है मेडागास्कर। आपको बता दें कि मेडागास्कर जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है कौन, मेडागास्कर। वहीं अफ्रीका और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो विश्व का देखिए चौथा नंबर का ही पूछता नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पूछता है। दूसरा भी आज तक नहीं पूछा है, जितना 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन पूछने की संभावना है। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, अगर पूरा 7 महादेश मिला दे तो। लेकिन हम केवल अफ्रीका महादेश का बात करें, उसमें मेडागास्कर का स्थान प्रथम है। वहीं केवल हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है मेडागास्कर, और अफ्रीका महादेश का भी सबसे बड़ा द्वीप का नाम है मेडागास्कर। वहीं विश्व का चौथा नंबर पे है। तो पहला 5 हम जान लेते हैं, ठीक है, यानी पहला 5 बड़े द्वीप, ताकि क्लियर हो जाए, ताकि क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला कौन है, ग्रीनलैंड। सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड। अगर दूसरा का नाम ले तो वो है न्यू गिनी। वो कौन है, न्यू गिनी है। दूसरा द्वीप का बात करें वो है न्यू गिनी। तीसरा का बात करें हम तो वो है बोर्नियो। वो कौन है,
वो है बोर्नियो। अगर चौथा का बात करें तो आपको पता है चौथा नंबर यहीं पर है, मेडागास्कर, मेडागास्कर। अगर पांचवा नंबर का बात करें वो है बेफिन द्वीप। वो कौन है? बेफिन द्वीप है। तो ये टॉप 5 है सर, ये टॉप 5 है। उसी में चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर। जो चौथा नंबर पे वो है सर, देखिए हिंद महासागर में सबसे बड़ा कौन है? वो है मेडागास्कर। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन है? वो है मेडागास्कर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि माइकल रेंडी नीरिना हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? वो है मेडागास्कर। चलिए मेडागास्कर की राजधानी एटलीस्ट जान लेते हैं। बहुत गरीब देश है सर, बहुत 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 गरीब देश है। संसाधन इसके पास है, लेकिन संसाधन को निकालने के लिए क्या है? इसके पास मशीनरी नहीं है, पैसा नहीं है। बहुत गरीब देश में, अफ्रीका में लगभग लगभग जितने भी देश है उसमें 90% जो देश है वो गरीब रेखा के नीचे है। अटा नाम बड़ा प्यारा है सर, अटाना ना रीवा, अटाना ना रीवो इसका नाम है। तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? मेडागास्कर, अटाना नहीं है, ठीक है, अटाना नहीं, इसको पीछे रहने देना है। अटाना ना रीवो मेडागास्कर की क्या है? राजधानी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सर कि देखिए सर, विश्व में 7 महादेश है, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर जनसंख्या में देखा जाए वो है आपका यूरोप एशिया है। तो अफ्रीका जो आता है वो जनसंख्या में भी दूसरा नंबर पे आता है और क्षेत्रफल में भी दूसरा नंबर पे आता है। लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भरे एशिया, लेकिन सर्वाधिक देशों की जो संख्या है वो अफ्रीका अफ्रीका महादेश में है। सर्वाधिक देशों की संख्या अफ्रीका महादेश में है। तो आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि अफ्रीका में कुल देशों की संख्या कितनी है। फिर से सवाल सुन लीजिए, अफ्रीका में कुल देशों की संख्या कितनी है? ये कमेंट सेक्शन में आपको जरूर से जरूर जवाब देना है। और ये सवाल कम से कम 10 से 20 बार आ चुका होगा, इसीलिए इग्नोर एकदम नहीं करना है। अगर सोच लिया गया है कि एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकालने के लिए वो जो भी करना पड़े हम वो हर वो काम करेंगे। और अब वो कुछ और काम नहीं करने बोले, सिर्फ पढ़ने बोले, वो भी घर पे आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सवाल आराम से देख लीजिए, ये सवाल आराम देख लीजिए सर। ये याद रखना है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, वहीं अफ्रीका और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अफ्रीका महादेश में देशों की कुल संख्या कितनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल बड़ा प्यारा है सर, खेल से संबंधित है हर तरह से। देखिए सर, आज क्या युद्ध अभ्यास से सवाल आ गया, नियुक्ति से सवाल आ गया, खेल से सवाल आ गया, क्या सवाल नहीं है? यानी आपका जो करंट अफेयर है बहुत मेहनत से बनाया जाता है सर। जो इंपॉर्टेंट संभावना एग्जाम में है वही एग्जाम में यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। 30वां, यानी ये 30वां होगा, इससे पहले 29वां हो चुका होगा। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025। यानी जो यहाँ जो कीवर्ड है ना, यानी ये जो पहली बार किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। नेशनल यानी पूरे भारत के राज्यों के बीच होता होगा। और सीनियर महिला है, यानी ये महिला से संबंधित है। खिताब किस राज्य ने जीता? यानी पूरा अगर पढ़ा जाए 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, असम। तो क्या लगता है सर इसका आंसर क्या होगा? सोचिए आप। बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब आता होगा, नहीं आता है कोई बात नहीं। इसका जो आंसर है वो है आपका मणिपुर। इसका जो आंसर है वो है आपका मणिपुर है। सर ये जो कब हुआ था फाइनल? ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? आयोजन स्थल कहाँ है? वो है छत्तीसगढ़। यहाँ लिख देते हैं आयोजन स्थल। आयोजन स्थल वो किस राज्य में है? वो है छत्तीसगढ़ में। विजेता कौन है? तो विजेता है आपके मणिपुर। और किसको हरा के जीता था? यानी उपविजेता किस राज्य की महिला को हरा के जीता था? वो है आपका पश्चिम बंगाल। वो आपका कौन है? वेस्ट बंगाल लिख देते हैं। और आपको पता है सर, मणिपुर का ये 23वां जीत था। 23वां जीत था, यानी 30 में 23 बार मणिपुर जीती है। आप सोच सकते हैं कि महिला फुटबॉल में क्या दबदबा है नॉर्थ ईस्ट का, खासकर मणिपुर का। यानी 30 हुआ है, 30 में आपका 23 बार कौन जीता है? मणिपुर। यानी लगातार 3 साल से जीत रही है। और 23 जीता है मणिपुर और 2 जीता है आपका पश्चिम बंगाल। यानी कुल मिला के 25 तो यही हो गया। अब बाकी जो 5 है वो थोड़ा बहुत इधर उधर बांट लीजिए आप, थोड़ा बहुत इधर बांट लीजिए। बिहार का तो सोचना ही नहीं है, बिहार जीता होगा कि नहीं जीता होगा। तो याद रखना है 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब किस राज्य जीता? मणिपुर जीता। और ये मणिपुर का कितना बार था खिताब था? ये 23वां बार था। और आयोजन स्थल किस राज्य में था? छत्तीसगढ़ में था। और यार सर, ये जो चैंपियनशिप है इसका आपको पता है सर इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? यानी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का अन्य नाम आपको पता के जान के आश्चर्य हो जाएगा। इसका अन्य नाम है जीजा बाई ट्रॉफी।
इसका अन्य नाम जो है वो है जीजाबाई ट्रॉफी। और इस कप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 में। इस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 जो खिताब है, इसका अन्य नाम क्या है? जीजाबाई ट्रॉफी। तो अगर आपके एग्जाम में आता है, जो कि आया है, घर जाके देखिए सर, इस सवाल को देखिए जान जान देखिए दंग रह गया था कि जीजाबाई ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, एसएससी जीडी 2023 का किस खेल से है? तो बताइए किस खेल से होगा? उसका संबंध है फुटबॉल से, क्योंकि इसी कप का चैंपियनशिप का अन्य नाम है जीजाबाई ट्रॉफी। और आपको बताइए सर, जीजाबाई ट्रॉफी, जीजाबाई का नाम क्यों पड़ा? कौन थी जीजाबाई? कौन थी जीजाबाई? तो जिनको इतिहास पता है सर, मॉडर्न इंडिया का इतिहास पता है, भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास पता है, उनको पता है ये शिवाजी महाराज, छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम है, मां का नाम है। आपको पता है सर, इनका जो छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था 19 फरवरी 1919 को बोलते हैं 1630 में। कहा हुआ था? शिवनेरी किला, शिवनेरी किला में हुआ था, जो पड़ता है पुणे में, जो पड़ता है आपका पुणे में पड़ता है। तो यार ऐसे जीजाबाई ट्रॉफी नाम क्यों पड़ा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जीजाबाई को आम महिला नहीं है। खैर माँ कभी आम होती ही नहीं है सर, आम माँ जो होती कभी भी आम नहीं होती, चाहे किसी की माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, या किसी की माँ हो, तो माँ ही होती है। तो जीजाबाई ट्रॉफी किनकी माँ के नाम पे पड़ा गया ये ट्रॉफी का नाम? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ का नाम था जीजाबाई। और छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी किला पुणे में। और यहाँ पर शिवाजी को एक्सप्लेन कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी हम शिवाजी पढ़ा रहे हैं तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको याद रखना है। हाँ, बस आपसे एक सवाल बता देते हैं कि शिवाजी ने अपना राज अभिषेक कब किया था और कहाँ करवाया था। बस आपको ये बता देना है कि शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था, ये मेरे तरफ से बताया गया है। आपको ये बताना है कि शिवाजी ने अपना राज अभिषेक किस स्थान पे कराया था, यानी उनकी राजधानी क्या थी जहां पर उन्होंने राज अभिषेक किया था, और कब कराया था। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आपको हमको पता चले। यहाँ जो बच्चा मेरा जो वीडियो देख रहा है, वो केवल वीडियो नहीं दिख रहा है, वो बच्चा जागरूक है। अगर नहीं उसको आ रहा है तो आराम से गूगल करेगा कि शिवाजी का शासनकाल कितना से कितना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उनकी राजधानी क्या थी, या उन्होंने अपना राजाभिषेक, और यार ऐसे जब उनका राजाभिषेक हुआ था तभी उन्होंने लिया था उपाधि, किसका? छत्रपति शिवाजी को उपाधि लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब ली थी और कहाँ ली थी। दोनों सवाल सेम है, ठीक है। और आपको बता दें सर, फुटबॉल से संबंधित जितना भी कप है, फुटबॉल से संबंधित जितना भी कप है, चलिए आपको रिवीजन करवा देते हैं। फुटबॉल से संबंधित जितना भी कप है हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि कौन कौन ऐसा कप है जिसका संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है, भारत में स्पेशली। चलिए लिखते हैं। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, जो पुराना खिलाड़ी उसको पता है सर कितना बार आ चुका है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। तो क्या आंसर रहता है? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी। फेडरेशन कप, फेडरेशन कप, इसका भी संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डूरंड कप, इसका भी संबंध किससे है? फुटबॉल से है। रोवर्स कप, रोवर्स कप, इसका भी संबंध किससे है? फुटबॉल से। नेहरू गोल्ड कप, नेहरू गोल्ड कप, इसका भी संबंध किससे है? फुटबॉल से। और सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, इसका भी संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। तो देखिए सर, सवाल क्या था, एक्सप्लेनेशन क्या किए हम। सवाल था 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? मणिपुर। आयोजन स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़। विजेता कौन है? मणिपुर, ये इसका 23वां बार है। और उपविजेता कौन है? पश्चिम बंगाल, जो अभी तक 2 बार जीत चुकी है। और इस कप का चैंपियनशिप का अन्य नाम क्या है? जीजाबाई ट्रॉफी। कब स्थापना हुआ था इस पूरा चैंपियनशिप या इस कप का? 1991 में। और जीजाबाई जो ट्रॉफी पड़ा इनका नाम, तो जीजाबाई कौन थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम था। और कब इनका जन्म हुआ था शिवाजी का? तो 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ था। कहाँ? शिवनेरी किला पुणे में हुआ था। और ये सब जितना भी आपके एग्जाम में आया है सर, चुन चुन के निकाला गया है। कोई ऐसा संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, डूरंट कप, रोवर्स कप, नेहरू गोल्ड कप, सुब्रतो कप, कोई ऐसा कप नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया है। चाहे वो एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, टीचर का एग्जाम हो, बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, दरोगा का एग्जाम हो, जिसमें ये सब कप पूछा नहीं है। इसीलिए करंट अफेयर को बच्चा सिर्फ करंट अफेयर समझता है, यही गलती कर देता है, क्योंकि अच्छे से कभी करंट अफेयर पढ़ा नहीं है, उसको लगता है बोरिंग है। सर बोरिंग नहीं है, ये 10 से 12 प्रीवियस एग्जाम का सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, बोर कैसे हो सकता है? आराम से इस सवाल को देख लीजिए, आराम से इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए। और यार ऐसे ये 23वां बार नहीं मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये 24वां बार होगा। ये जो जीता गया है वो 24वां बार जीता गया है मणिपुर के द्वारा।
यानी 24 हुआ मणिपुर, 2 बार पश्चिम बंगाल, तो बचा 30 में तो 26 यही हो गया, और 4 जो बचा वो दाएं बाएं करके जीत लिया गया है। जल्दी इसको देखें और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा है, आज का क्लास कैसा लगा है जरूर बताएं। चले, तो ये सवाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हुंडई, आपको पता है सर हुंडई का कार आता है, क्रेटा आता है, वेन्यू आता है, बहुत सारा कार आता है, i10 i20 सब आता है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, ठीक है, हुंडई जो आपको पता है सर, हुंडई जो कंपनी है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। हुंडई जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है, वो दक्षिण कोरिया कंपनी है। और भारत में भी इसका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत कार बिकता है हुंडई के नाम से। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपना पहला भारतीय एमडी, आपको पता है सर एमडी मतलब क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, महानिदेशक होता है। और सीईओ का पूरा नाम क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब क्या होता है कि हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो इसी व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा। किस व्यक्ति के द्वारा, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपना पहला भारतीय एमडी सीईओ किसी ने किया। यहाँ जो आपको जो लाइन है वो है पहला भारतीय, यानी इससे पहले जो एमडी और सीईओ होता था ना वो दक्षिण कोरिया का इंसान होता था। ये पहली बार ऐसा मौका है जब किसी भारतीय को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का बनाया गया है एमडी और सीईओ। तो गर्व वाली बात होनी चाहिए सर, गर्व वाली बात होनी चाहिए कि हुंडई ने डिसाइड किया कि भारत में जितना भी हुंडई कार बिकता है, जितना भी इंडस्ट्री है, उसका जो नियंत्रण होगा वो एक भारतीय द्वारा किया जाएगा, एक भारतीय द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर आप खुद बताइए, इसका आंसर आप खुद बताइए। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो है आपका तरुण गर्ग, वो जो है आपका तरुण गर्ग इसका आंसर है। यानी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला भारतीय एमडी सीईओ को नियुक्त किया, उसका आंसर क्या है, तरुण गर्ग। और यार सर ये तीनों ऑप्शन यूं ही नहीं दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन भी कुछ ना कुछ है। अब क्या है चलिए हम देखते हैं। अब अनीश कुमार शाह, ये महिंद्रा, महिंद्रा का जो थार आता है सर, महिंद्रा का स्कॉर्पियो आता है, महिंद्रा का बोलेरो आता है। तो महिंद्रा जो कार इंडस्ट्री है उसके एमडी और सीईओ कौन है, अनीश शाह, उसके कौन है, अनीश शाह। चलिए जानते हैं शैलेश चंद्र कौन है। शैलेश चंद्र जो है वो है टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ। टाटा मोटर्स का भी अच्छा अच्छा कार आता है सर, टाटा का सफारी आता है, टाटा का नेक्सॉन आता है, टाटा का भी बहुत अच्छा आता है, एक्सयूवी 700, एक्सयूवी 500, बहुत प्यारा प्यारा कार आता है टाटा का भी। तो शैलेश चंद्र जो है वो टाटा मोटर्स के अब कौन है, एमडी और सीईओ है, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ है। डॉक्टर पवन मुंजल, डॉक्टर पवन मुंजल किसके हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प्स के, हीरो मोटोकॉर्प्स के। आपको पता है सर हीरो मोटोकॉर्प्स जो है वो कार नहीं बनाता है, वो स्कूटी बनाता है, वो बाइक बनाता है, स्प्लेंडर है, ग्लैमर है, सब बनाता है। तो हीरो मोटोकॉर्प्स के कौन है आपके एमडी सीईओ, पवन मुंजल। टाटा मोटर्स कौन है, शैलेश चंद्र। महिंद्रा के कौन है, डॉक्टर अनीश शाह। और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के पहली बार भारतीय बनाया गया एमडी और सीईओ, उसका नाम क्या है, तरुण गर्ग। वो कौन है, तरुण गर्ग। चलिए हम हुंडई कंपनी के बारे में जानते हैं, हुंडई कंपनी के बारे में जानते हैं कि हुंडई कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये कंपनी की स्थापना हुई थी 1967 में। और ये कहाँ की कंपनी ऑलरेडी बता दिया गया है, दक्षिण कोरिया, जहां का सैमसंग है सर। और हुंडई का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर। और आपको पता है सर दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सोल, जिसको हिंदी में सियोल पढ़ते हैं, वो है हेडक्वार्टर, वो आपका यही है, सोल। सोल, सियोल नहीं पढ़ते हैं, सोल पढ़ते हैं इसको। तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का जो पहला एमडी सीईओ कौन बना, तरुण गर्ग है। हुंडई की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। कहाँ की कंपनी है, दक्षिण कोरिया कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है सोल। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो अनीश शाह है महिंद्रा के, शैलेश चंद्र है टाटा मोटर्स के, और पवन मुंजाल है हीरो मोटो कॉर्प के। तो ये था आज का करंट अफेयर, ये था आज का करंट अफेयर। तो आप प्लीज बताइए सर, प्लीज बताइए, हमारा रिक्वेस्ट है। दीपावली का ऑलरेडी छुट्टी 3 दिन 4 दिन का दिया गया था, जिसके कारण आपका क्लास रुक गया हुआ, क्योंकि दीपावली हर घर में होता है, आप लोग भी दीपावली मनाते हैं, इसीलिए छुट्टी दिया गया था ताकि बच्चा दिवाली के बाद आए तो फ्रेश फील करे। तो यही इसीलिए आपको बताया गया है बहुत अच्छे से। और आज आपका एक और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा इसके साथ ही 2-3 घंटा के बाद, जिसमें आपको एक वीडियो, आपको पता है सर क्लासिकल डांस का दिया गया था, अभी जो है लोक नृत्य का, जिसको आप फोक डांस बोलते हैं, जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, अलग अलग त्योहारों में मनाया जाता है, फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है, ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज आप बताइए, जो सवाल किया गया है उसे कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आज का क्लास कैसा लगा, या कोई भी अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें। और यार ये सर एक स्टूडेंट ने कहा था सर लोक नृत्य पे आप लाइए, दक्षिण भारत का लोक नृत्य बहुत हार्ड होता है, टेक्निक से बताइए।
तो आज हम ट्रिक से याद करवाएंगे लोक नृत्य, जो आपको 2-3 घंटा में इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा और इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चैनल का नाम है सर, टेलीग्राम में यही चैनल का नाम है रोजगार का जुगाड़। तो आप आराम से टेलीग्राम चैनल को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसी तरह प्यार बनाए रखें। तो आई से वहीं समाप्ति, धन्यवाद।